तो आज से हम कुमार भट्टी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का। तो कुमार भट्टी में सबसे पहले हम कुमार भट्टी की परिभाषा देख रहे हैं कि कुमार भट्टी की परिभाषा किस आचार्य ने क्या बतलाई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बालानाम रोग समनी क्रिया बाल चिकित्सक में किस आचार्य का मत है, चरक का, सुश्रुत का, वाग्भट का, किसका मत है। तो तीन आचार्य की परिभाषा आपको याद रखना है। कुमार भट्टी की तीन आचार्यों की परिभाषा आप लोगों को याद रखना है, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है आपकी कुमार भट्ट के नाम कुमार भरण पोषण। कुमार भट्ट के नाम कुमार भरण पोषण क्षीर दोष संशोधनार्थ, क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम व्याधि नाम उपशमनार्थम च। कुमार भट्ट के नाम कुमार भरण पोषण क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम व्याधि नाम उपशमनार्थम च। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2 नंबर में कुमार भट्टी की परिभाषा लिखिए, ये परिभाषा किस आचार्य ने बताई। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा ये परिभाषा किसने बतलाई। तो ये परिभाषा किसने बतलाई, आचार्य सुश्रुत ने बतलाई। एमसीक्यू में क्वेश्चन डालेंगे स्लो कि कुमार भट्ट नाम कुमार भरण पोषण क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम व्याधि नाम उपशमनार्थम से। ये परिभाषा कुमार भट्टी की किस आचार्य द्वारा वर्णित है, तो सुश्रुत के द्वारा। 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगी कुमार भट्टी की परिभाषा लिखे। ये श्लोक आपको याद रखना पड़ेगा कि कुमार भट्ट नाम कुमार भरण पोषण क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। ये परिभाषा किसकी, आचार्य सुश्रुत की है। दूसरी परिभाषा बतलाई चक्रपाणि ने। ये भी आपसे एमसीक्यू में पीजी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौमारस्य वर्णम अधिकृत्य तंत्र, कौमारस्य वर्णम अधिकृत्य तंत्र कुमार भट्टी किसने कहा है। तो कौमारस्य वर्णम अधिकृत्य तंत्र कुमार भट्टी किसने कहा है, चक्रपाणि ने कहा है। कौमारस्य वर्णम अधिकृत्य तंत्र कुमार भट्टी, ये परिभाषा किसने बतलाई है, चक्रपाणि ने बतलाई। और वेरी लाइन की परिभाषा हाजिर की है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गर्भोपक्रम विज्ञानम श्रुति का उपक्रमस्तथा, गर्भ उपक्रम विज्ञानम श्रुति का उपक्रमस्तथा बाला नाम रोग समनी क्रिया। कई बार इतना लोग डाला गया एग्जाम में कि बाला नाम रोग समनी क्रिया किस आचार्य का मत है। तो बाला नाम रोग समनी क्रिया बाल चिकित्सक में किसने कहा है, हरित ने कहा है। बाला नाम रोग समनी क्रिया बाल चिकित्सक, ये पूछे किसने कहा, तो हरित ने कहा। तो पहली चीज आपको याद होना चाहिए कुमार भट्टी में कुमार भट्टी की परिभाषा। क्या परिभाषा है आपके लिए, एक तो परिभाषा बतलाइए कि कुमार भट्टी नाम कुमार भरण पोषण क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम व्याधि नाम उपशमनार्थम से। ये परिभाषा किसने बतलाई है, सुश्रुत ने बतलाई। दूसरी परिभाषा हमने देखी कुमारस्य वर्णम
अधिकृत्य तंत्रम कौमारभृत्यम, ये कौमार से भरण मतलब कौमार के भरण से संबंधित जिस शास्त्र में वर्णन हो उसको क्या बोला है, कौमारभृत्य बोला। किसने बोला है? चक्रपाणी ने बोला। और हरित ने बोला है कि गर्भ उपक्रम विज्ञान, गर्भ से रिलेटेड उपक्रम, श्रुतिका उपक्रम असतो, श्रुतिका से संबंधित वर्णन भी, और बाला नाम रोग समनी क्रिया, बालकों के सबसे संबंधित रोगों का जिसमें चिकित्सा भी हुई हो, उसको क्या कहते हैं? बाल चिकित्सा, बाल चिकित्सा या कौमारभृत्य कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? हरित की। तो तीनों आचार्य की परिभाषा आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में अष्टांग आयुर्वेद में एग्जाम में, पीटी एग्जाम में, आपके बीएमएस की एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कौमारभृत्य को किस आचार्य ने कौन सा स्थान दिया? कौमारभृत्य को सुश्रुत ने कौन सा स्थान दिया, वाग्भट ने कौन से स्थान पर रखा? अष्टांग आयुर्वेद है हमारा, आयुर्वेद का आठ अंग है। अष्टांग आयुर्वेद में कौमारभृत्य का स्थान, अष्टांग आयुर्वेद में कौमारभृत्य को किस स्थान पे किस आचार्य ने रखा? अष्टांग आयुर्वेद में कौमारभृत्य का स्थान, तो काश्यप ने कौमारभृत्य को अष्टांग आयुर्वेद में प्रथम स्थान पर रखा। काश्यप ने किस पर रखा है? पहले स्थान पे। वाग्भट ने अष्टांग आयुर्वेद में कौमारभृत्य को द्वितीय स्थान पर रखा है, सेकंड स्थान पे, द्वितीय स्थान पर। सुश्रुत ने कौमारभृत्य को अष्टांग आयुर्वेद में पांचवें स्थान पर रखा है। और चरक के अनुसार पूछा जाए कि चरक ने अष्टांग आयुर्वेद में कौमारभृत्य को किस स्थान पर रखा है? छठे स्थान पर रखा है। तो एक तो परिभाषा, दूसरा इनका स्थान। आपकी बीएमएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चरक अनुसार अष्टांग आयुर्वेद में कौमारभृत्य को किस स्थान पर रखा गया है एमसीक्यू में, तो आप क्या लगाएंगे? चरक ने किस स्थान पर रखा है? छठे स्थान पर। आपसे पूछ ली जाएगी सुश्रुत ने किस स्थान पर रखा, तो आप क्या लगाएंगे? पांचवें स्थान पर। आपसे पूछ ले जाए वाग्भट ने किस स्थान पर रखा, तो वाग्भट आप क्या लगाएंगे? द्वितीय स्थान पर। और काश्यप के अनुसार पूछ लिया जाए तो काश्यप ने किस स्थान पर रखा है? पहले स्थान पर। तो कौमारभृत्य को किस आचार्य ने किस स्थान पर रखा है आपको याद होना चाहिए। काश्यप के अनुसार पूछे तो पहले स्थान लगाइएगा, वाग्भट के अनुसार पूछे तो दूसरा स्थान लगाइएगा, सुश्रुत के अनुसार पूछे तो पांचवें स्थान पर, और चरक के अनुसार कौमारभृत्य को अष्टांग आयुर्वेद में किस स्थान पर रखा गया है? छठे स्थान पर रखा गया। ठीक है। अब इसके बाद में कौमारभृत्य से रिलेटेड कुछ ग्रंथ के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यू में और पीजी एग्जाम में, कि प्रवर्तक तंत्र का संबंध किससे है? काय चिकित्सा से, कौमारभृत्य से, स्त्री प्रसूति से, शल्य तंत्र से, शालाक्य तंत्र से, किससे? तो कौमारभृत्य से संबंधित ग्रंथों के नाम, कौमारभृत्य से संबंधित ग्रंथों के नाम, कौमारभृत्य से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कौमारभृत्य से संबंधित ग्रंथ है आपका प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, योग सिद्धानीति और हिरण्याक्ष तंत्र। कौन कौन सा? अगर आपसे पूछे प्रवर्तक तंत्र का संबंध किससे है, तो प्रवर्तक तंत्र का संबंध किससे? कौमारभृत्य से। प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, योग सुधानीति, प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, योग सुधानीति और हिरण्याक्ष तंत्र, ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रवर्तक तंत्र का संबंध किससे है, क्या लगाओगे? कौमारभृत्य। बंधक तंत्र का संबंध किससे है, क्या लगाओगे? कौमारभृत्य। योग सुधानीति और हिरण्याक्ष तंत्र का संबंध आपसे पूछा जाए किससे है, तो इन सारों का ही संबंध किससे है? कौमारभृत्य से संबंध बतलाया गया। तो कौमारभृत्य का ग्रंथ से संबंध आपको याद होना चाहिए। फिर कई बार पीजी एग्जाम और आपकी बीएमएस एग्जाम में कुछ ग्रंथों के लेखक पूछ लेते हैं कि बाल कौमार तंत्र के लेखक कौन है। तो बाल कौमार तंत्र के लेखक जो है कौन है? रावण है। बाल कौमार तंत्र के लेखक कौन? आपके वन वर्ड एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा कि बाल कौमार तंत्र के लेखक कौन है, तो रावण है। बाल तंत्र के लेखक कौन? बाल तंत्र के लेखक कल्याण वैद्य। बाल तंत्र के लेखक कौन है? कल्याण वैद्य। और कौमार तंत्र के लेखक पूछो तो कौमार तंत्र के लेखक यामिनी भूषण राय। तीन है भाई। कौन कौन सा? एक तो पूरा बाल कौमार तंत्र पूछे तो कौन है? रावण है। बालक अलग हो जाए, कौमार अलग हो जाए, तो बालक का क्या होता है? कल्याण होता है। बाल तंत्र के लेखक पूछे तो कौन है? कल्याण वैद्य। बालक का क्या होता है? कल्याण। तो बाल तंत्र के लेखक आपसे पूछे तो कल्याण वैद्य है।
और कौमार तंत्र के लेखक पूछो तो यामिनी भूषण राय। ये 3 पॉइंट भी आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आपकी बीएमएस में, आपकी पीजी में 1 वर्ड से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाएंगे। तो पहले तो ये सामान्य कुमार भट्ट का एक इतिहास टाइप का हमने देखा कि कुमार भट्ट की परिभाषा क्या है। तो कुमारस्य वर्णम अधिकृत तंत्रम कुमार भट्टम, कुमारस्य वर्णम अधिकृत तंत्रम कुमार भट्ट में परिभाषा किसकी? चक्रपाणी की। फिर हमने देखी सुश्रुत के अनुसार कुमार भट्ट नाम कुमार भरण पोषण, कुमार के भरण पोषण के बारे में। क्षीर दोष संशोधनार्थ, जो दूध है उसके दोष को, जो माँ का दूध है उसके दोष का संशोधन करने की विधियां। दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थान, दुष्ट स्तन्य के बारे में और ग्रह के बारे में जिस शास्त्र में वर्णन मिलता है, बच्चों की व्याधियों का वर्णन जिसमें मिलता है, उसको कुमार भट्ट कहते हैं। किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला। और बाल गर्भ उपक्रम विज्ञानम सूतिका उपक्रम था, बाला नाम रोग समनी क्रिया बाल चिकित्सित में किसने बोला? हरित ने बोला। ये तीनों परिभाषाएं आपको याद हो। कुमार भट्ट को किस आचार्य ने किस स्थान पर रखा है? तो काश्यप के अनुसार पूछे तो प्रथम स्थान पर, वाग्भट के अनुसार पूछे कुमार भट्ट को किस स्थान पर रखा गया है? तो द्वितीय स्थान पर, सुश्रुत के अनुसार पूछे तो 5वें स्थान पर, और चरक के अनुसार पूछे तो 6ठे स्थान पर। यह हमने देखा। फिर कुछ ग्रंथ के नाम हमने देखे। निम्न में से किस ग्रंथ का संबंध कुमार भट्ट से? तो प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, योग सुधा निधि और हिरणाक्ष तंत्र। प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, योग सुधा निधि और हिरणाक्ष तंत्र, इनका संबंध किससे है? कुमार भट्ट से। इनका संबंध किससे भैया? कुमार भट्ट से। फिर कुमार बाल कुमार तंत्र के लेखक आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बाल कुमार तंत्र के लेखक कौन है, तो रावण लगाएंगे आप। बाल तंत्र के लेखक पूछे तो कौन है? कल्याण वैद्य है। और कुमार तंत्र के लेखक पूछे आपसे तो कौन है? यामिनी भूषण। ये आपको याद रखना। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक जिससे आपकी बीएमएस की एग्जाम में 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है और एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है। वो पहला टॉपिक है आपका कौन सा? वही विभाजन। सारे प्रकार के क्वेश्चन आपकी बीएमएस में एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। सुश्रुत के अनुसार क्षीरन्नाद अवस्था कितने वर्ष तक? सुश्रुत के अनुसार युवावस्था कितने वर्ष तक? सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष तक? चरक के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष तक? काश्यप के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष तक? तो सारे ही आचार्यों के अनुसार हम वही विभाजन देखेंगे और मॉडर्न का भी वही विभाजन आज की क्लास में देखेंगे। आज हम एक ही टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले तो कुमार भट्ट का हमने सामान्य वर्णन देखा कि भाई क्या क्या आपको याद रखना है। अब हमारा पहला टॉपिक आता है कुमार भट्ट से रिलेटेड, इससे आपकी एग्जाम में डेफिनेटली हर प्रकार का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। एमसीक्यू भी आएगा, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर में, लेकिन क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली वही विभाजन। तो वही विभाजन आपसे जब पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले वही विभाजन, ये टॉपिक आपका 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। वही विभाजन में सबसे पहले आचार्य चरक के अनुसार वही विभाजन सबसे पहले चरक अनुसार वही विभाजन। और बीएमएस की एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा कि चरक के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष की? तो आपके सामने ऑप्शन रहेंगे 16 वर्ष की, 30 वर्ष की, 10 वर्ष की, 1 वर्ष की, ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो चरक के अनुसार 3 अवस्थाएं बतलाई गई है। चरक ने एक तो बाल्यावस्था बतलाई है, दूसरी अवस्था चरक के अनुसार मध्यम अवस्था है, और तीसरी अवस्था चरक ने बताई है वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है? वृद्ध अवस्था। तो बाल्यावस्था चरक की महत्वपूर्ण है। चरक के अनुसार बाल्यावस्था, बालक का वर्णन हम पढ़ रहे कुमार भट्ट से, तो बाल्यावस्था पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। तो बाल्यावस्था चरक के अनुसार 2 प्रकार की, अपरिपक्व अवस्था, अपरिपक्व अवस्था और विवर्धमान अवस्था। विवर्धमान अवस्था चरक ने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। अपरिपक्व अवस्था ये 0 से 16 वर्ष तक होती है। अपरिपक्व अवस्था कितने वर्ष तक होती है? 0 से 16 वर्ष तक। और विवर्धमान अवस्था होती है आपकी 16 से 30। 16 से 30 तक आपकी क्या है? विवर्धमान अवस्था। और टोटल बाल्यावस्था चरक के अनुसार 0 से 30 वर्ष। टोटल बाल्यावस्था चरक के अनुसार आपसे पूछा जाए तो 0 से 30 वर्ष तक बाल्यावस्था है, जिसको 2 भागों में बांटा है।
अपरिपक्व अवस्था और विवर्धमान अवस्था। अपरिपक्व अवस्था आपसे एग्जाम में पूछे चरक के अनुसार अपरिपक्व अवस्था कितने वर्ष तक, तो 16 वर्ष तक, और 16 से 30 तक क्या होती है, विवर्धमान अवस्था। चरक के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष की, तो 30 वर्ष की। मध्यम अवस्था चरक के अनुसार जो होती है 30 से 60 होती है। मध्यम अवस्था चरक के अनुसार कितनी है, 30 से 60। और वृद्धावस्था जो है चरक के अनुसार कितनी है, 60 से 100 वर्ष। पहले हमको चरक का याद होना चाहिए, वही विभाजन। चरक ने वही विभाजन 3 प्रकार से किया है, बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था आपसे पूछे तो 0 से 16 वर्ष तक की है कि क्या है, बाल्यावस्था। 0 से 16 वर्ष में बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। अपरिपक्व अवस्था 0 से 16 वर्ष तक की। विवर्धमान अवस्था कितने वर्ष की है, 16 से 30 वर्ष की। और टोटल बाल्यावस्था चरक के अनुसार पूछो तो 30 वर्ष की। मध्यम अवस्था 30 से 60 होती है और वृद्धावस्था 60 से 100 होती है। ये चरक का याद रखना। अब आता है आपका आचार्य सुश्रुत के अनुसार, वेरी एमपी। कई बार क्वेश्चन सुश्रुत से भी पूछा जाता है। आपको अगर 5 नंबर में पूछे तो आपको तीनों आचार्य का लिखना है, चरक का भी लिखना, सुश्रुत का भी लिखना और काश्यप का भी वही विभाजन। अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाए तो चरक का आप ये लिखेंगे। सुश्रुत के अनुसार सुश्रुत ने भी 3 भागों में बांटा है, बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था। सुश्रुत के अनुसार भी वही विभाजन को 3 भागों में बांटा है। बाल्यावस्था जो है इसको 3 भागों में बांटा, बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा। क्षीरम, जिसमें बच्चा ओनली दूध पीता है। क्षीरन्नाद, जिसमें बच्चा दूध भी पीता है और खाना भी खाता है, क्षीरन्नाद। तीसरा अवस्था जो होती है वो कौन सी है, अन्नाद अवस्था। क्षीरम, क्षीर अन्नाद और अन्नाद। ये बाल्यावस्था कितने वर्ष की होती है, 0 से 16 वर्ष। चरक के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष की थी, 30 वर्ष की। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि चरक के अनुसार एमसीक्यू में बाल्यावस्था कितने वर्ष की, तो 30 वर्ष लगाना। सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष की, तो 16 वर्ष की। 0 से 16 वर्ष तक क्या होती है, बाल्यावस्था। इसको 3 भागों में बांटा। क्षीरम, जिसमें बच्चा होंगे स्तन्य पान करता है, दूध का पान करता है। क्षीरन्नाद, जिसमें बच्चा दूध भी लेता है और सेमी सोलिड आहार भी लेता है। और अन्नाद में बच्चा ओनली क्या लेता है, आहार लेता है। अब 0 से 1 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं क्षीरक अवस्था। 1 से 2 वर्ष तक की जो होती है उसको हम बोलते हैं क्षीरन्नाद। और 3 वर्ष से 16 वर्ष तक जो होती है उसको हम बोलते हैं अन्नाद। 0 से 1 वर्ष तक क्या है, क्षीरम। क्षीरन्नाद कितने वर्ष तक है, 1 से 2 वर्ष तक क्या होती है, क्षीरन्नाद। 3 वर्ष से 16 वर्ष तक क्या होती है, आपकी अन्नाद अवस्था होती है। ये तो हमने देखा बाल्यावस्था 16 वर्ष की, जिसको 3 भागों में बांटा है, क्षीरक, क्षीरन्नाद और अन्नाद। क्षीरक अवस्था पूछो तो 1 वर्ष तक, क्षीरन्नाद पूछो तो 1 से 2 वर्ष तक, और अन्नाद पूछो तो 3 से 16 वर्ष तक। अब मध्यम अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है, वृद्धि, संपूर्णता, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। मध्यम अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। वृद्धि अवस्था, युवावस्था, संपूर्णता और हानि। तो वृद्धि कितने तक होती है, 16 से 20 तक होती है वृद्धि। 16 से 20 तक क्या है, वृद्धि। 20 से 30 होता है यौवन। 20 से 30 क्या है, युवा अवस्था। 30 से 40 होती है संपूर्णता। 30 से 40 क्या होती है, संपूर्णता। और 40 से 70 तक, 40 से 70 तक क्या होती है, हानि होती है। तो बाल्यावस्था 3 भागों में बांटी गई है। मध्यम अवस्था को 4 भागों में बांटा, वृद्धि 16 से 20, युवावस्था 20 से 30, संपूर्णता 30 से 40 और 40 से 70 क्या है, हानि है। और वृद्धावस्था जो होती है वो 70 से लेके मृत्यु पर्यंत, 70 से लेके मृत्यु तक की जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं वृद्धावस्था। तो ये सुश्रुत के अनुसार वही विभाजन है। पहला चरक के अनुसार हमने देखा, सुश्रुत के अनुसार आपको याद रखना है, सुश्रुत अनुसार वही विभाजन जिसमें बाल्यावस्था 0 से 16 वर्ष तक होती है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, क्षीरप अवस्था, क्षीरन्नाद अवस्था और अन्नाद अवस्था। क्षीरप अवस्था कितने वर्ष की है, 0 से 1 वर्ष की। अन्नाद 1 से 2 वर्ष की और अन्नाद 3 से 16 वर्ष की।
मध्यम अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें वृद्धि 16 से 20, यौवन 20 से 30, संपूर्णता 30 से 40 और हानि 40 से 70। और 70 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक क्या होती है आपकी वृद्धावस्था होती है। 70 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक क्या होती है आपकी वृद्धावस्था होती है। तो ये आपको याद रखना है सुश्रुत के अनुसार। अब आता है आचार्य काश्यप के अनुसार, वही विभाजन चरक के अनुसार लिखिएगा, सुश्रुत के अनुसार लिखिएगा और फिर लिखिएगा काश्यप के अनुसार। काश्यप के अनुसार पहली अवस्था है गर्भावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, तीसरी है कौमार्य अवस्था, चौथी है युवावस्था, पांचवी है मध्यम अवस्था और छठी है वृद्धावस्था। काश्यप के अनुसार सबसे पहली गर्भावस्था, जन्म तक, बच्चे के जन्म तक जो होती है वो क्या होती है गर्भावस्था होती। काश्यप के अनुसार बाल्यावस्था आपसे पूछे तो काश्यप के अनुसार बाल्यावस्था 1 वर्ष तक की होती है, चरक के अनुसार बाल्यावस्था 30 वर्ष की, सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था पूछे तो कितने 16 वर्ष की, काश्यप के अनुसार बाल्यावस्था सबसे छोटी कितने वर्ष की 1 वर्ष की। कौमार्य अवस्था जो होती है 1 से 16 तक जो होती है, 1 से 16 तक क्या होती है कौमार्य अवस्था। 16 से 34 तक होती युवावस्था। सुश्रुत के अनुसार युवा कितने में 20 से 30 तक युवा रहता है सुश्रुत के अनुसार। काश्यप के अनुसार युवावस्था कितने वर्ष की है 16 से 34 तक युवावस्था होती है और 34 से 70 तक मध्यम अवस्था, 34 से 70 तक मध्यम अवस्था और 70 से लेकर मृत्यु तक जो होती है वो होती है वृद्ध अवस्था। तो काश्यप का भी याद रखना है आपको। जन्म तक गर्भावस्था है, बाल्यावस्था पूछो तो 1 वर्ष की है, बाल्यावस्था कितने वर्ष की 1 वर्ष की। कौमार्य अवस्था पूछे तो 16 वर्ष तक, 16 से 34 तक पूछे तो युवावस्था, 34 से 70 तक पूछे तो मध्यम अवस्था और 70 से लेके मृत्यु तक क्या होती है आपकी वृद्धावस्था होती है। तो चरक का याद रखना, सुश्रुत का याद रखना और काश्यप का याद रखना। साइड में वहीं पे लिख लेना सारंगधर के अनुसार बाल्यावस्था 10 वर्ष की है, चरक के अनुसार बाल्यावस्था पूछे तो 30 वर्ष की, ये लिख लेना साइड में नोट्स में लिख लेना। चरक अनुसार बाल्यावस्था पूछे तो 30 वर्ष की, सुश्रुत अनुसार बाल्यावस्था पूछे तो 16 वर्ष तक की, काश्यप के अनुसार बाल्यावस्था पूछे तो 1 वर्ष की, काश्यप के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष की 1 वर्ष की। और सारंगधर के अनुसार पूछी जाए तो सारंगधर के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष की है 10 वर्ष की। सारंगधर के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष तक बतलाई है, चरक की 30 वर्ष, सुश्रुत की 16 वर्ष, काश्यप की 1 वर्ष और सारंगधर की कितने वर्ष की होती है 10 वर्ष की होती है। सारंगधर के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष की होती है 10 वर्ष की होती है। सारंगधर ने को बहुत अच्छा श्लोक बतलाया है। जब हम शरीर क्रिया पढ़ते हैं, शरीर का क्षय, कौन सी अवस्था का क्षय हमारे शरीर से कब हो जाता है, तो सारंगधर कहते हैं कि बाल्यम वृद्धि 6 मेधा, बाल्यावस्था का क्षय कितने वर्ष में 10 वर्ष में, बाल्यम वृद्धि अवस्था का क्षय कितने वर्ष में 20 वर्ष में, 6 मेधा जो हमारे शरीर की जो छवि है वो 30 वर्ष में, मेधा जो हमारी मेमोरी शक्ति है, जो हमारी मेमोरी पावर है वो 40 वर्ष में। तो ये श्लोक जब हम शरीर क्रिया प्रतिहार 10-10 साल में क्षय होता है। बाल्यम वृद्धि 6 मेधा, त्वक दृष्टि शुक्र विक्रम, त्वचा का क्षय 50 वर्ष में, दृष्टि का क्षय आंखों से कम दिखने लग जाता 60 वर्ष में, शुक्र का क्षय 70 वर्ष में, विक्रम मतलब कि किसी से लड़ने की क्षमता वो 80 वर्ष में। बाल्यम वृद्धि 6 मेधा, त्वक दृष्टि शुक्र विक्रम, बुद्धि कर्म इंद्रियाणी क्षय, तो बुद्धि का क्षय 90 में, कर्म इंद्रियों का क्षय 100 वर्ष में। बुद्धि कर्म इंद्रियाणी क्षय तो मतलब मन का क्षय, मन का क्षय सबसे लास्ट में होता है, कितने वर्ष में होता है 110 वर्ष में। बुद्धि कर्म इंद्रियाणी क्षय तो जीवितम दशम से, और जीवन का क्षय कितने वर्ष में हो जाता है 120 वर्ष में। जब शरीर क्रिया में आपको पढ़ाऊंगा पीजी के लिए तब ये श्लोक आएगा वहां पे, बाल्यम वृद्धि 6 मेधा, त्वक दृष्टि शुक्र विक्रम, बुद्धि कर्म इंद्रियाणी क्षय तो जीवितम दशम से, हर 10-10 साल में इनका क्षय होता है और क्रम से होता है। बाल्यावस्था का 10 में,
वृद्धि का 20 में, छवि का 30 में, मेधा का 40 में, त्वचा का 50 में, दृष्टि का 60 में, शुक्र का 70 में, विक्रम का 80 में, बुद्धि का 90 में, कर्म इंद्रिया का 100 में, मन का 110 में। तो ये तो याद रखना आपको किस आचार्य ने बाल्यावस्था कितने वर्ष की मानी है, और टोटल वही विभाजन चरक का, सुश्रुत का और काश्यप का, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मॉडर्न के अनुसार यही बतलाया गया है संहिताओं में। वही विभाजन में जब क्वेश्चन आए आपसे, तो सीधे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू में कि चरक के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष की, 30 वर्ष की, सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था 16 वर्ष की है, काश्यप के अनुसार बाल्यावस्था 1 वर्ष की, सारंगकर के अनुसार 10 वर्ष की, सुश्रुत के अनुसार क्षीरक अवस्था कितने वर्ष तक, तो 1 वर्ष तक, सुश्रुत के अनुसार क्षीर अन्नाद पूछे तो 2 वर्ष तक, और अन्नाद पूछे तो 3 से 16 वर्ष तक, युवा अवस्था पूछे सुश्रुत के अनुसार तो 20 से 30, काश्यप के अनुसार युवा अवस्था पूछे तो 16 से 34। तो ये पूरा आपको विभाजन चरक, सुश्रुत और काश्यप का याद होना चाहिए। अब हम मॉडर्न से और समझ लेते हैं, फिर हम इसको टिक कर लेंगे पूरे टॉपिक को। पहला टॉपिक हम लोग आज की क्लास में ओनली वही विभाजन निपटा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट भी कम है, 5 ही स्टूडेंट है। तो पहला टॉपिक हम लोग जो निपटा रहे हैं उसमें है वही विभाजन। मैंने तीनों आचार्यों को आपका समझाया, कुमार भट्ट का सामान्य वर्णन हम लोगों ने देखा। अब आता है मॉडर्न के अनुसार वही विभाजन। तो मॉडर्न के अनुसार सबसे पहली अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम। मॉडर्न के अनुसार सबसे पहली अवस्था जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवम कितने दिन तक होता है, 0 से 14 दिन तक जो होता है, 0 से 14 दिन का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम कहते हैं। फिर हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है 14 दिन से लेके 9 वीक तक, 14 दिन से लेके 9 वीक तक की जो अवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। 14 दिन से लेके 9 वीक तक की जो अवस्था होती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। 14 दिन से लेके 9 वीक तक की जो अवस्था होता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और फीटस 9 वीक से लेके एट बर्थ तक, 9 वीक से लेकर के एट बर्थ तक की जो अवस्था होती है, 9 वीक से लेकर एट बर्थ जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। पहले 3 चीज, 0 से 14 दिन तक क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट कहते हैं। 14 दिन से लेके 9 वीक तक की जो कंडीशन होती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और 9 वीक से लेके 8 बर्थ तक की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। 9 वीक से लेके 8 बर्थ तक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। ये तो हो गया आपका। इसके बाद में आफ्टर जन्म, अब जन्म के बाद की अवस्था की बात करें, जन्म के बाद जो होता है सबसे पहले होता है अगली नियोनेट। अगली नियोनेट, लेट नियोनेट, अगली नियोनेट, लेट नियोनेट। फिर इसके बाद में इन्फंट, इन्फंट के बाद में आता है टोडलर। ये 4 अवस्थाएं फिर आपको याद रखना। पहले हमने जन्म की पहले की अवस्थाएं देखी, प्री नेटल देखी। तो प्री नेटल में 0 से 14 दिन तक आपका फर्टिलाइज्ड हो, 14 दिन से लेकर 9 वीक तक आपका एम्ब्रियो, 9 वीक से लेकर बर्थ तक फीटस। अब फीटस जब जन्म हो गया बच्चे का, तो 7 दिन तक जो होता है, 7 दिन तक उसको हम बोलते हैं, 7 दिन तक के बच्चे को क्या बोलते हैं, अर्ली नियोनेट। और 28 दिन तक के बच्चे को, 7 दिन से लेकर 28 दिन तक के बच्चे को हम बोलते हैं लेट नियोनेट। 7 दिन तक के बच्चों को क्या कहते हैं, अर्ली नियोनेट। जब आप हॉस्पिटल में जाए, न्यूबॉर्न को आप देखें, न्यूबॉर्न भी बोलते हैं, नियोनेट भी बोलते हैं। तो 7 दिन तक के बच्चे को आप क्या टर्म देंगे, अर्ली नियोनेट। और 7 दिन से लेकर 28 दिन तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, लेट नियोनेट। इन्फंट 1 वर्ष तक के बच्चे को, 1 वर्ष तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, इन्फंट बोलते हैं। 1 वर्ष तक के बच्चे को इन्फंट बोलते हैं। और 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे को, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे को क्या बोलते हैं, टोडलर बोलते हैं। ये चारों याद होना चाहिए। पीजी एग्जाम में आप आगे जाके जब सीएचओ की एग्जाम देंगे, एलोपैथी सीएचओ में यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा। तो अर्ली नियोनेट 7 दिन तक, 7 दिन से लेके 28 दिन तक लेट नियोनेट, 1 वर्ष तक इन्फेंट, और 1 से 3 वर्ष तक क्या बोलते हैं, टोडलर बोलते हैं। 1 से 3 वर्ष तक क्या बोलते हैं, टोडलर बोलते हैं। ये आपको याद रखना। अब आती है आपकी प्री स्कूल गोइंग एज और स्कूल गोइंग एज।
प्री स्कूल गोइंग एज जो होती है, प्री स्कूल गोइंग एज जो होती है, यह होती है आपकी 3 से 5 वर्ष की। 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे को हम नर्सरी में डालते हैं। 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था को हम प्री स्कूल गोइंग एज कहते हैं। और स्कूल गोइंग एज, स्कूल गोइंग एज जो होती है लड़कियों में होती है 5 से 10। 5 से 10 गर्ल्स जल्दी स्कूल जाने लग जाती है, और बॉयज में होती है 5 से 12। 5 से 12 जो होती है इसमें होती है, बॉयज में होती है। तो एक तो ये सामान्य वही विभाजन मॉडर्न का आपको याद रखना है। जब आपसे आयुर्वेद का भी पूछे और मॉडर्न से भी पूछे 5 नंबर में, तो वही विभाजन का वर्णन आयुर्वेद और आधुनिक पथानुसार लिखिए। तो आधुनिक अनुसार भी लिखिएगा और आयुर्वेद के अनुसार भी लिखिएगा। आप जो दूसरी चीज हम देखने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री क्या होती है? ये तो वही विभाजन था जिसमें हमने 0 से 14 दिन तक देखा, उसको हमने बोला फर्टिलाइज्ड हो। 14 दिन से 9 वीक तक एम्ब्रियो बोला, और 9 वीक से लेकर 8 बर्थ तक हमने फिटस बोला। 0 से 7 दिन तक बोला अर्ली नियोनेट, 7 दिन से लेकर 28 दिन तक लेट नियोनेट, और उसके बाद में हमने 1 वर्ष तक इन्फेंट और 3 वर्ष तक टोडलर बोला। प्री स्कूल गोइंग 3 से 5 वर्ष की है, और 3 से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक लड़कियों में स्कूल गोइंग है, और लड़कों में 5 से 12 में। ये तो हो गया आपका वही विभाजन आयुर्वेद और मॉडर्न के अनुसार। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं एंथ्रोपोमेट्री लिखिए बच्चों की। एंथ्रोपोमेट्री मतलब सामान्य ज्ञान, चाइल्ड से रिलेटेड आपको सामान्य चीजें क्या क्या पता है, उसी को एंथ्रोपोमेट्री कहा जाता है। तो एंथ्रोपोमेट्री से भी आपकी बीएमएस में क्वेश्चन पूछते हैं। और आपकी जो सीएचओ की एग्जाम आप देंगे, 2 प्रकार की सीएचओ की एग्जाम आपको इन फ्यूचर जब आप फाइनल ईयर इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे, तो 2 प्रकार की जो आपके सामने रहेगी। एक तो रहेगी कौन सी, एलोपैथी सीएचओ, जिसमें आपको एलोपैथी विभाग के अंदर 6 महीने की ट्रेनिंग देकर के जो सब सेंटर होते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का जो पद होता है उस पर आपको एग्जाम के बाद में 6 माह की ट्रेनिंग होती है नर्सिंग कॉलेज में, उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। दूसरे प्रकार की सीएचओ होती है, उसको हम बोलते हैं आयुष सीएचओ, जो हमारे विभाग के अंदर में होती है, और हमारी विभाग की जो डिस्पेंसरियां होती है उसी पे हमारी पोस्टिंग होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको एग्जाम फाइट करना रहती है, और एग्जाम फाइट करने के बाद में आपकी पोस्टिंग होती है। ये 2 एग्जाम और पीजी, ये 3 ऑप्शन आपके पास सबसे ज्यादा है। बीएससी अभी निकल गई है, तो आने वाले 3-4 साल तक तो कोई संभावना नहीं रहेगी, और इन फ्यूचर निकलेगी जरूर, क्योंकि नई डिस्पेंसरी सेंशन हो रही है। तो आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? 2015 में लास्ट बार निकला था, उसके बाद 2022 में पीएससी का विज्ञापन आया है। तो 5-6 साल तक तो ये मान के चले कि पीएससी आप लोगों के लिए ऑप्शन नहीं रहेगी। आपके पास ऑप्शन में आयुष सीएचओ, एलोपैथी सीएचओ और पीजी, ये 3 ऑप्शन आपके लिए महत्वपूर्ण। अब हम एंथ्रोपोमेट्री के बारे में समझ लेते हैं। एंथ्रोपोमेट्री मतलब बच्चों से रिलेटेड आपको सामान्य ज्ञान, बच्चों से रिलेटेड आपको, जैसे हमको एडल्ट का बीपी पता है, एडल्ट का बीपी 120/80 होता है। बच्चों का बीपी कितना, बच्चों का एचबी कितना, बच्चों को कितने कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों में अम्लाइकट कार्ड की लेंथ कितनी होती है, बच्चों का वेट कब कितना होना चाहिए, बच्चों का हाइट कितनी होना चाहिए, बच्चों का हेड सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए, बच्चों का चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए। लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलते हैं, वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलते हैं। तो एंथ्रोपोमेट्री में सबसे पहला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, वो है वेट। एंथ्रोपोमेट्री में सबसे पहला हम क्या देख रहे हैं, वेट। तो जन्म के समय बच्चे का जो वेट होता है एट बर्थ बच्चे का वेट कितना होता है, 2.5 से 3 kg। और पौंड में पूछा तो 6.5 पौंड, पौंड में पूछे तो 6.5 पौंड होता है, और किलो में पूछे तो 2.5 से 3 किलो का बच्चा एवरेज हमारे इंडिया में जन्म लेता है। ठीक है, अब ये कितना हो जाता है, तो 5 महीने में, 5 मंथ में बच्चे का वेट कितना हो जाता है, 2 गुना। 2.5 किलो का बच्चा हुआ तो 5 महीने में उसका वेट कितना हो जाता है, 2 गुना। 1 साल में, 1 ईयर में बच्चे का वेट कितना हो जाता है, 3 गुना। 2 साल में बच्चे का वेट हो जाता है 4 गुना, और 3 साल में बच्चे का वेट हो जाता है 5 गुना। ये शुरुआत के 3 वर्षों में रेपिडली बच्चे का वेट बढ़ता है। आपसे पूछो तो जन्म के समय आप वेट लिखेंगे 2.5 से 3 किलो,
एक 5 माह में बच्चे का वेट कितने माह में 2 गुना। आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो एमसीक्यू में बच्चे का वेट 5 माह में 2 गुना हो जाता है, 1 साल में 3 गुना, 2 साल में 4 गुना, 3 साल में 5 गुना। अब इसके बाद में कांस्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद में 6 साल में 6 गुना और 10 साल में बच्चे का वेट कितना हो जाता है 10 गुना। उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। पहले रैपिडली बच्चे का वेट बढ़ता है, देन इसके बाद में बच्चे का वेट कांस्टेंट हो जाता है। तो जन्म से 2 गुना हो जाता कितने माह में 5 माह में, 1 साल में 3 गुना, 2 साल में 4 गुना, 3 साल में 5 गुना, 6 साल में बच्चे का वेट 6 गुना और 10 साल में कोई 10 साल का बच्चा है उसका आपको आइडियल वेट पता करना है, मतलब कि कितना होना चाहिए उसका 25 किलो वजन होना चाहिए। 10 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए 25 किलो। तो 10 साल में बच्चे का वेट 10 गुना। ये वेट में आपको 5 पॉइंट याद होना चाहिए कि बच्चे का वेट कितना कब कब होता है, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल वेट बच्चे का यहाँ पे हमने देखा कि 2.5 से 3 किलो। अब इससे कम हो कोई वेट एलबीडब्ल्यू लो बर्थ वेट वेट, ये अगर लिखा हुआ नहीं है आप लिख लेना, नोट्स के अंदर लिख लेना। लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलते हैं? एनआरएचएम 2013 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लो बर्थ वेट बेबी का वजन कितना होना चाहिए। तो बच्चे का वजन अगर 2.5 किलो से कम है, बच्चे का वजन अगर 2.5 किलो से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। दूसरा होता है वेरी लो बर्थ वेट बेबी। दूसरा क्या होता है वेरी लो बर्थ वेट बेबी। वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलते हैं? जिस बच्चे का वजन 1.5 किलो से कम हो, 1.5 किलो से बच्चे का वजन कम हो तो उसको हम वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। और 1 किलो से कम हो, 1 किलो से भी कम हो तो इसको एक्सट्रीमली वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। एक्सट्रीमली वी एलबीडब्ल्यू, सबसे पहले एलबीडब्ल्यू 2.5 किलो से कम हो तो लो बर्थ वेट बेबी, 1.5 किलो से कम हो तो वी एलबीडब्ल्यू वेरी लो बर्थ वेट बेबी, और 1 किलो से भी कम हो तो ईवी एक्सट्रीमली वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। और सीएचओ में, एलोपैथी सीएचओ में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये लिख लेना। 2.5 किलो से कम हो तो लो बर्थ वेट बेबी, 1.5 किलो से कम हो तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी, 1 किलो से कम हो तो एक्सट्रीमली वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। एक्सट्रीमली वेरी लो बर्थ वेट बेबी 1 किलो से कम हो तो। अब इसमें क्वेश्चन आयुष एलोपैथी सीएचओ में पूछते हैं कि कंगारू मदर केयर कब की जाती है? कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर कब करते हैं डॉक्टर साहब? जब बच्चे का वजन कैसा हो एलबीडब्ल्यू लो बर्थ वेट बेबी हुआ हो, उसमें कौन सी मदर केयर की जाती है लिख लेना। लो बर्थ वेट बेबी में कंगारू मदर केयर की जाती है। और कब तक करते हैं? जब तक कि बच्चे का वजन सामान्य ना हो जाए। देखना लो बर्थ वेट बेबी में कंगारू मदर केयर करते हैं। कंगारू को आपने देखा होगा बच्चे को सब चिपका के रखती है ना। तो कंगारू मदर केयर जो होती है ये लो बर्थ वेट बेबी में करते हैं। और कब तक करते हैं? जब तक कि बच्चे का वजन सामान्य ना हो जाए। जब तक कि बच्चे का वजन सामान्य ना हो जाए तब तक हम कौन सी केयर करते हैं? कंगारू मदर केयर। तो एंथ्रोपोमेट्री में पहला हमने देखा वेट के बारे में। वेट क्या देखा हमने? 2.5 से 3 किलो, 6.5 फुट नॉर्मल होता है, 5 माह में 2 गुना हो जाता है, 1 साल में 3 गुना हो जाता है, 2 साल में 4 गुना, 3 साल में 5 गुना, 6 साल में 6 गुना, 10 साल में 10 गुना। फिर 2.5 किलो से कम हो तो लो बर्थ वेट बेबी, 1.5 किलो से कम हो तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी, और 1 किलो से कम हो तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। लो बर्थ वेट बेबी में कंगारू मदर केयर की जाती है जब तक करते हैं जब तक कि बच्चे का वजन सामान्य ना हो जाए। पहला पॉइंट वेट के बारे में हमने देखा। दूसरी चीज आती है हाइट। दूसरी चीज क्या आती है? हाइट। वेट के बारे में हमने देखा, अब हाइट के बारे में हम देखते हैं। और हाइट जो होती है एट बर्थ जो होती है बच्चे के जन्म के समय बच्चे की सामान्य हाइट कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। बच्चे के जन्म के समय बच्चे का हाइट पूछो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। एक वर्ष में, एक 1 ईयर में हाइट कितनी हो जाती है? 75 सेंटीमीटर। 1 ईयर में कितनी हो जाती है? 75। 2 ईयर में कितनी हो जाती है? 85।
और 3 ईयर में हो जाती है 95। 3 ईयर में 95 और 4 साल में हो जाती है, 4 साल में हो जाती है 100 सेंटीमीटर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे का वजन 2 गुना कितने में हो जाता है, 5 माह में। और बच्चे की हाइट आपसे पूछो कितने कब हो जाती है, डबल। तो बच्चे की हाइट जो होती है 4 साल में डबल हो जाती है। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है, हाइट से रिलेटेड। जन्म के समय बच्चे की हाइट 50 सेंटीमीटर, 1 साल में 75 सेंटीमीटर, 2 साल में 85 सेंटीमीटर, 3 साल में 95 सेंटीमीटर और 4 साल में डबल हो जाती, कितनी हो जाती है, 100 सेंटीमीटर हो जाती है। ये हाइट के बारे में याद रखना, वेट हो गया, हाइट हो गया। अब आता है आपका हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है बच्चे का और चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है। तो एंथ्रोपोमेट्री में तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, हेड सर्कमफ्रेंस। और हेड सर्कमफ्रेंस बच्चे का होता है 35 सेंटीमीटर। और चेस्ट सर्कमफ्रेंस बच्चे का एट बर्थ जो होता है वो कितना होता है, 32 सेंटीमीटर। और एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि एट बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस में डिफरेंस कितना होता है। दोनों में डिफरेंस कितना है भाई, 3 सेंटीमीटर का। एट बर्थ बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस कितना, 35। चेस्ट सर्कमफ्रेंस एट बर्थ कितना, 32। और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 सेंटीमीटर। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस एज में बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कम बराबर हो जाता है। जब बच्चे की एज हो जाती है 1 साल, बच्चे की जब 1 साल एज हो जाती है तब हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस बराबर हो जाता है। 1 साल के बच्चे में हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपको हेड सर्कमफ्रेंस लिखना है 35 सेंटीमीटर, चेस्ट सर्कमफ्रेंस लिखना है 32 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का अंतर 3 सेंटीमीटर। और 1 साल के बच्चे में ये दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब कुछ नॉर्मल पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि बच्चे का बीपी कितना होता है। तो बच्चे का बीपी जो होता है कितना होता है, 60-40 होता है। बच्चे का बीपी पूछा आपसे कितना होता है तो 60-40 होता है। और एडल्ट से कितना होता है, आधा होता है। एडल्ट से कितना होता है, आधा। एडल्ट कितना है, ये वाला कितना होता है, 120 होता है। और ये वाला कितना होता है, 80 होता है। तो बच्चे का बीपी जो होता है वो कितना कैसा होता है, एडल्ट से आधा होता है, 60-40। पल्स रेट कितनी होती है बच्चे की एट बर्थ, पल्स रेट होती है बच्चे की 140, 140 होती है। और ये एडल्ट से कितनी है भैया, 2 गुना है। एडल्ट से कितनी होती है, 2 गुना हो। बीपी बच्चे का एडल्ट से आधा होता है। और पल्स रेट एडल्ट की, एडल्ट से कितनी होती है, 2 गुना। एच बी कितना होता है, एच बी होता है इनका 18 से 20 ग्राम। एच बी कितना होता है बच्चों का, 18 से 20 ग्राम एच बी होता है बच्चों का। एच बी पूछो तो 18 से 20 ग्राम होता है। अम्लाइकल कार्ड की लेंथ आपसे पूछी जाए, अम्लाइकल कार्ड की लेंथ कितनी होती है, तो अम्लाइकल कार्ड की लेंथ कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। अम्लाइकल कार्ड की लेंथ कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, तो ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 100 ml केजी बॉडी वेट। ब्लड वॉल्यूम आपसे पूछे, ब्लड वॉल्यूम होता है 100 ml केजी बॉडी वेट। सो 4 किलो का बच्चा है तो 400 ml ब्लड रहेगा। 5 किलो का बच्चा है तो 500 ml ब्लड रहेगा। 1 किलो का बच्चा है तो 100 ml ब्लड रहेगा। तो ब्लड वॉल्यूम होता है 100 ml केजी बॉडी वेट, सॉरी 80 ml। ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 80 ml केजी बॉडी वेट। ब्लड वॉल्यूम कितना है, 80 ml केजी बॉडी वेट होता है। अम्लाइकल कार्ड की लेंथ 50 सेंटीमीटर होती है। एचबी 18 से 20 होता है। पल्स रेट 140 होती है। एडल्ट से 2 गुना होती है। बीपी एडल्ट से आधा होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसको टिक कर लेते हैं। तो ये पहला टॉपिक आपका कुमार भत्ते का हो जाएगा। उसको हमने बोला है वय विभाजन और कुमार भत्ते का सामान्य वर्णन। वय विभाजन और कुमार भत्ते का सामान्य वर्णन हमने देखा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। कल से हम फिर अगला टॉपिक लेंगे, उसका नाम है नवजात शिशु परिचर्या। अगला टॉपिक जब हम कल पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नवजात शिशु परिचर्या। तो कुमार भत्ते में पहले पेज पे आ जाइएगा, इसको टिक करिएगा, मैंने समझा दिया आपको। तो कुमार भत्ते की परिभाषा सुश्रुत के अनुसार टिक कर लेना। कुमार भत्ते नाम कुमार भरण पोषण क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य घर सम उत्थानाम व्याधि नाम उपशमनार्थम चाहिए। परिभाषा किसने बतलाई है, तो सुश्रुत ने बतलाई पीजी के हिसाब से। पीजी में श्लोक याद हो नहीं होगा चलेगा, बीएमएस में आपको लिखने के लिए श्लोक याद करना पड़ेगा। पीजी में आपको देख के पहचानना है, वहां हमको लिखना नहीं। कोई कुमार भत्ते नाम कुमार भरण वाला श्लोक आया तो सुश्रुत का है,
कौमारस्य वर्णम अधिकृत तंत्रम, कौमार भट्ट में किसने कहा? चक्रपाणी ने कहा। और हरित के अनुसार टिक करना, हरित के अनुसार टिक करना, श्लोक आप लिख लेना यहाँ पे, गर्भ उपक्रम विज्ञानम, श्लोक लिख लीजिए हरित के अनुसार, गर्भ उपक्रम विज्ञानम श्रुति का उपक्रमस्तथा, गर्भ उपक्रम विज्ञानम श्रुति का उपक्रमस्तथा बाला नाम रोग समनी क्रिया, बाला नाम रोग समनी क्रिया बाल चिकित्सितम, ये परिभाषा किसने बतलाई है? हरित ने बतलाई। ये नीचे टिक करना, काश्यप को कौमार भृत्यों में सबसे प्रधान बोला है, काश्यप ने सभी तंत्रों में कौमार भृत्यों को प्रधान बोला है और आदि अंग बोला है। अष्टांग आयुर्वेद में कौमार भृत्य को काश्यप ने पहले स्थान पर, वाग्भट ने द्वितीय स्थान पर, सुश्रुत ने 5वें स्थान पर और चरक ने किस स्थान पर रखा है? 6ठे स्थान पर। आईएमपी क्वेश्चन आपकी बीएमएस में भी पूछते हैं कि चरक ने कौमार भृत्य को किस स्थान पर रखा? तो 6ठे पे, सुश्रुत ने 5वें पे, वाग्भट ने दूसरे पे, काश्यप ने पहले पे। अब कौमार भृत्य से संबंधित तंत्र टिक कर लेना, काश्यप संहिता, प्रवर्तक तंत्र, हिरणाक्ष तंत्र, बंधक तंत्र और योग सुधा निधि। प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, योग सुधा निधि और हिरणाक्ष तंत्र, हिरणाक्ष तंत्र, प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र और योग सुधा निधि, ये किससे रिलेटेड है? आपके कौमार भृत्य से रिलेटेड। अब कौमार भृत्य में टिक करना, बाल कौमार तंत्र के लेखक पूछो तो रावण है, बाल बालक का क्या हो? कल्याण हो, तो बाल तंत्र के लेखक कौन है? कल्याण वैद्य। कौमार तंत्र के लेखक पूछो तो कौन है? यामिनी भूषण राय है। कौमार तंत्र के लेखक कौन है? यामिनी भूषण राय। ये तीन को याद रखना आपको, बाल कौमार तंत्र के लेखक रावण, बाल तंत्र के लेखक कल्याण वैद्य और कौमार तंत्र के लेखक कौन है? यामिनी भूषण राय। अब वही विभाजन जी चरक के अनुसार टिक करना, बाल्यावस्था 30 वर्ष तक की होती है, जिसको 2 भागों में बांटा है, 1 से 16 वर्ष तक अपरिपक्व अवस्था, लिख लेना अपरिपक्व अवस्था। 1 से 16 वर्ष तक क्या होती? अपरिपक्व अवस्था। और 16 से 30 तक होती विवर्धमान अवस्था। 16 से 30 तक को क्या बोला है? विवर्धमान अवस्था, लिख लेना। अपरिपक्व अवस्था 16 वर्ष तक और 16 से 30 तक क्या है? विवर्धमान अवस्था। 30 से 60 मध्यम अवस्था होती है और 60 से 100 वर्ष तक वृद्ध अवस्था होती है चरक के अनुसार। भाव प्रकाश के अनुसार ये जब हम स्त्री प्रसूति पढ़ेंगे तो बाला, तरुणी और प्रौढ़ा, ये किसका विभाजन है? स्त्री का है। तो स्त्री का विभाजन हम जब स्त्री प्रसूति पढ़ेंगे जब आएगा। यहाँ पे भाव प्रकाश के अनुसार कौमार अवस्था, पौगंड अवस्था टिक कर लीजिए। भाव प्रकाश के अनुसार कुमार पूछे तो 5 वर्ष तक और पौगंड पूछे तो 10 वर्ष तक और किशोर पूछे तो 16 वर्ष तक। 5 वर्ष तक कुमार, 10 वर्ष तक पौगंड और 16 वर्ष तक किशोर। सुश्रुत के अनुसार टिक करना, बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा है, 1 वर्ष तक क्षीरप, 1 से 2 वर्ष तक क्षीर अन्नाद और 3 वर्ष से 16 वर्ष तक अन्नाद। मध्यम अवस्था 16 से 20 तक वृद्धि, 20 से 30 यौवन, 30 से 40 संपूर्णता और 40 से 70 हानि। ठीक है। और वृद्ध अवस्था टिक करना 70 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वृद्ध अवस्था, ये सुश्रुत के अनुसार। काश्यप के अनुसार टिक करना, गर्भावस्था जन्म तक, 1 वर्ष तक बाल्यावस्था, 16 वर्ष तक कौमारी अवस्था, 16 से 34 तक आपकी युवा अवस्था, 34 से 70 तक मध्यम अवस्था और 70 से लेके मृत्यु तक जो होती वृद्ध अवस्था, ये काश्यप के अनुसार। साइड में लिख लेना, चरक के अनुसार बाल्यावस्था 30 वर्ष की, सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था 16 वर्ष की, काश्यप के अनुसार बाल्यावस्था 1 वर्ष की और सारंगधर के अनुसार लिख लेना बाल्यावस्था कितने वर्ष की है? 10 वर्ष की। सारंगधर ने कितने वर्ष की मानी है? 10 वर्ष की मानी। अब नेक्स्ट आ जाइए, मॉडर्न के अनुसार टिक करना, प्रीनेटल में टिक कर लीजिए, फर्टिलाइज्ड ओवम 0 से 14 दिन तक फर्टिलाइज्ड ओवम ये जाइगोट कहते हैं, 14 दिन से लेकर 9 वीक तक एम्ब्रियो कहते हैं और 9 वीक से लेकर 8 बर्थ तक फिटस कहते हैं। ये जन्म से पहले की अवस्था प्रीनेटल। पोस्टनेटल में टिक करना नीचे, अर्ली नियोनेट 7 दिन तक, 28 दिन तक लेट नियोनेट, 1 वर्ष तक इन्फेंट और 1 से 3 वर्ष तक टोडलर। प्री स्कूल गोइंग एज टिक कर लेना, 3 से 5 वर्ष तक होती है और स्कूल गोइंग एज लड़कियों में 5 से 10 और लड़कों में 5 से 12 होती है। एडोलसेंट में टिक कर लेना, एडोलसेंट को 3 भागों में बांटा, प्री प्यूबरेंट, प्यूबरेंट और पोस्ट प्यूबरेंट। प्री प्यूबरेंट टिक कर लेना 10 से 12 वर्ष तक, प्यूबरेंट जो होती है वो 12 से 14 वर्ष तक, 10 से 12 लड़कियों में, और प्यूबरेंट कितनी होती है? 12 से 14 वर्ष तक होती है और पोस्ट प्यूबरेंट होती है 14 से 18 वर्ष तक। तो 10 से 18 वर्ष तक की अवस्था को एडोलसेंट भी बोलते हैं। 10 से, लेकिन एक बार एलोपैथी सीओचओ में क्वेश्चन आया था कि एडोलसेंट एज कितनी होती है, तो 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की एज को हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंट बोलते हैं। इसको 3 भागों में बांटा है,
प्यूबरेंट, प्री प्यूबरेंट, प्यूबरेंट और पोस्ट प्यूबरेंट 10 से 12, 12 से 14 और 14 से 18 वर्ष तक, विशेषकर लड़कियों में। अब ग्रोथ मेमोनी क्या है, इसको एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। ग्रोथ मेमोनी क्या है, बच्चे की जो सामान्य रिलेटेड जानकारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोमेट्री। उसमें सबसे पहले वेट टिक करना। वेट जो होता है जन्म के समय 3 किलो, 5 साल में जो हो जाता है दो गुना हो जाता है, 1 साल में टिक करना 3 गुना। जन्म के समय कितना होता है भाई, 2.5 से 3 किलो, 5 माह में 2 गुना, 1 वर्ष में 3 गुना, 2 वर्ष में 4 गुना, 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 गुना, 6 वर्ष में 6 गुना, और 10 वर्ष में टिक कर लेना 10 गुना हो जाता है। ये बच्चों के वेट हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखवाया वो लिख लिया होगा आपने कि लो बर्थ वेट 2.5 किलो से कम हो तो लो बर्थ वेट, 1.5 किलो से कम हो तो वेरी लो बर्थ वेट, और 1 किलो से कम हो तो एक्सट्रीमली वेरी लो बर्थ वेट कहते हैं। और कंगारू मदर केयर किसमें की जाती है, जिन बच्चों का वजन एलबीडब्ल्यू हो 2.5 किलो से कम हो, उसमें कंगारू मदर केयर करते हैं। और कब तक करते हैं, जब तक कि बच्चे का वजन सामान्य ना हो जाए। ये आपने लिख लिया होगा। अब हाइट के लिए टिक करना। हाइट जन्म के समय 50 सेंटीमीटर होती है, 1 वर्ष में 75 सेंटीमीटर, 2 वर्ष में 90 लिखा हुआ, इसको काट देना। 1 वर्ष में 75, 2 वर्ष में 85, और 3 वर्ष में 95 कर लेना। 2 वर्ष में 85 लिखना, 3 वर्ष में 95 लिखना, और 4 वर्ष में 100 सेंटीमीटर। तो बच्चे का हाइट पूछो कितने वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 4 वर्ष में बच्चे की हाइट 2 गुना हो जाती है। फिर हेड सरकमफ्रेंस टिक कर लेना। जन्म के समय 35 होता है और 1 वर्ष में 45 हो जाता है। जन्म के समय बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है, 35 सेंटीमीटर होता है, और कितना हो जाता है, 1 वर्ष में 45 सेंटीमीटर हो जाता है। अब नियोनेट का ब्रेन का वेट टिक कर लेना। 370 से 400 ग्राम होता है, जो कि 1 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। बच्चे का जो ब्रेन वेट है 370 से 400 ग्राम होता है, जो 1 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब औसत भार 2.5 से 3 किलो या 6.5 पौंड होता है। औसत लंबाई टिक कर लेना 50 सेंटीमीटर होती है। औसत लंबाई कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कार्ड की लेंथ पूछे तो 50 सेंटीमीटर होती है। हेड सरकमफ्रेंस पूछे तो 35 सेंटीमीटर, चेस्ट सरकमफ्रेंस पूछे तो 32 सेंटीमीटर। और लिख ये बोथ बिकम इक्वली, 1 से 2 साल लिखा हुआ तो इसको ओनली 1 ईयर कर लेना। बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस बराबर हो जाता। कब बराबर हो जाते, 1 ईयर में। और 1 ईयर ऑप्शन में ना हो, और ऑप्शन में एवरेज दिया हो 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, तो फिर आपको 1 से 2 साल लगा। नॉर्मली 1 साल में बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस बराबर हो जाते हैं। अब नीचे टिक करना। पल्स रेट टिक कर लेना 140 प्रति मिनट होती है, जो एडल्ट से एडल्ट से 2 गुना होती है। रेस्पिरेटरी रेट टिक कर लेना 38 प्रति मिनट होता है। बीपी 60-40 पे टिक करना। बीपी 60-40 होता है, एडल्ट से आधा होता है। बीपी 60-40 इसका सही से सही माना जाता है, और बच्चों में 60-40 होता है और एडल्ट से कितना होता है, आधा होता है। पल्स रेट एडल्ट से 2 गुना होती है। फिर नीचे टिक करना। टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और न्यूबॉर्न इज वेरी हाइपोथर्मलाइजर। इनका जो है इसमें लिख लेना, हाइपोथर्मिया को बच्चों में साइलेंट किलर कहा जाता है। देखा होगा आपने, जब बच्चा होता है तो घर की जो दादी होती, नानी होती, उसको कपड़े में अच्छे से लिपेट देती है, और उसको हमेशा लपेट कर रखा जाता है। उसको ठंड नहीं लगने दी जाती है। क्यों नहीं लगने दी जाती है, क्योंकि हाइपोथर्मिया अगर बच्चे में टेम्परेचर लो हो जाए, हाइपो, तो ये बच्चे के लिए किलर के रूप में काम करता है। कई बार बच्चों में डेथ हो जाती है। तो लिख लेना, हाइपोथर्मिया को बच्चों में साइलेंट किलर भी कहते हैं। हाइपोथर्मिया को बच्चों में क्या कहा जाता है, साइलेंट किलर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कई बार, साइलेंट किलर किसको कहा गया है बच्चों में, तो साइलेंट किलर किसको कहा गया है, हाइपोथर्मिया को कहा गया है। अब नीचे टिक करना। ब्लड वॉल्यूम 80 ml kg बॉडी वेट। 5 किलो का बच्चा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 5 किलो का बच्चा है, उसमें ब्लड वॉल्यूम कितना होगा, तो 5 किलो के बच्चे में कितना होगा, 40, 400 ml होगा। कैलोरी एचबी टिक कर लेना। 18 से 20 ग्राम होता है, और कैलोरी रिक्वायरमेंट जो होती है कितनी होती है, 100 कैलोरी केजी बॉडी वेट। 100 कैलोरी, 5 किलो का बच्चा है तो 500 कैलोरी की आवश्यकता होगी। 2 किलो का बच्चा है तो 200 कैलोरी की आवश्यकता होगी। और लास्ट में टिक करना। नंबर ऑफ ओसिफिकेशन सेंटर 5 से 6 होते हैं, और नंबर ऑफ फोंटेनल्स पूछे तो नंबर ऑफ फोंटेनल्स कितने होते हैं, 6। तो सीधे सीधे आपकी पीजी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं
कि बच्चे का एचबी कितना, बच्चे का पल्स रेट कितना, बच्चे को लो बर्थ वेट कब कहते हैं, बच्चे की हाइट 2 गुना कब हो जाती है, बच्चे का वेट 2 गुना कब हो जाता है, बच्चे का वेट 4 गुना कब हो जाता है। ये सीधे सीधे आपकी बीएमएस में भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और आपकी पीजी एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो पहला टॉपिक आज की क्लास का आप कंप्लीट करना वही विभाजन और मॉडर्न के अनुसार एंथ्रोपोमेट्री एंड आपका ग्रोथ। तो ये आपको याद रखना है। कल हम देखेंगे नवजात शिशु परिचर्या। नोट से मैं प्रॉपर नहीं लिखी हुई है, इसलिए मैं नवजात शिशु परिचर्या आपको लिखवाऊंगा। कॉपी और पेन लेके आइएगा, तो नवजात शिशु परिचर्या समझाते जाऊंगा और आप लिखते जाएंगे। बुधवार के दिन आपका टेस्ट रहेगा अगर तंत्र और व्यवहार आयुर्वेद का। जितने भी 10-11 लोग हैं सभी को टेस्ट देना अनिवार्य है। और क्लास जैसे आप लोग मैं पहले भी 2-3 बार समझा चुका हूं कि अगर कोई समस्या है तो मेरे को बताएं। इस प्रकार से 10-11 लोगों में से 2-4-5 लोग क्लास ना करें, सारे ही लोग अटेंड करें, है ना। मैं पहले भी 2-3 बार आपको वार्निंग दे चुका हूँ, अन्यथा आपके पेरेंट्स के नंबर लेकर मुझे मैसेज करना पड़ेगा।